नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट की सारी जो लीडिंग वेबसाइट से और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सीरीज है। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर ले और साथ ही इंस्टा का जो हमारा पेज है उसको भी फॉलो कर ले। आज देखेंगे हम कि किन आर्टिकल्स को देखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे से आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है एक्सरसाइज है लैमिटिए 2022 का। तो सेशेल्स के साथ इस तरीके का जो हमारा, जैसे हम देखते हैं कि डिफेंस में कई तरीके की जो एक्सरसाइज है कई देशों के साथ हम करते हैं, तो क्यों करते हैं कि कॉपरेशन करना होता है हमको, सिक्योरिटी के संदर्भ में है वो आपका। इसमें कंटेक्चुअल पार्ट है, जब हम आईआर में लिख रहे होते हैं तो एज अ एग्जांपल इसको कोट कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये देखना होता है कि ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवल है ये या फिर एयर वाली है, क्यों कर रहे हैं, कौन सा रीजन है, आईओआर रीजन है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक रीजन है, तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। सेकंड पेपर का पार्ट ही है आपका, ठीक है, जीएस पेपर सेकंड। दूसरा जो है मार्टियर्स डे है, शहीद दिवस। मॉडर्न इंडिया में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो नेशनल मूवमेंट के दौरान आप कई सारी विचारधाराओं या कई सारे धड़ों को देखते हैं। हालांकि हम बात करें तो चाहे नरमपंथी हो, गरमपंथी हो, चाहे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हो, तो जितने भी लोग थे, चाहे आपके समाजवादी हो वहां पर, है ना, सोशलिस्ट अप्रोच वाले हो या फिर आपके गांधीवादी सोच वाले हो, तो ये जितने भी धड़े थे इनके साधन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन साध्य सबका एक था। मतलब एंड सबका एक था, क्या? देश की स्वतंत्रता, एक राष्ट्र का निर्माण, है ना, राष्ट्रवाद की भावना को सघन करना, इंटेंस करना, यही था आपका। तो ये भगत सिंह जी, है ना, राजगुरु जी जो है आपके, उनके 3 लोगों की जो है आपकी यहां पर फांसी हुई, है ना, उनको जो है उसी को हम क्या करते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को। तो ये देखेंगे हम। अब यहीं पर आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप जो है जाकर सारे जो हमारे मुख्य धड़े हैं, मतलब 1885 से लेके 1947 का जो आपका फेज है सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। तो इसको एक बार आप रिवाइज कर जाइए, देख जाइए कि इनका क्या था आइडियोलॉजी। जैसे भगत सिंह जी का ऐसे है ना कि व्हाई आई एम एन एथीस्ट, तो हम उसको जो है मिस इंटरप्रेटेट कर ले जाते हैं कि बोलते हैं कि वो तो नास्तिक थे। ऐसा नहीं था, उनका जो कहना था वो ये कहना था कि समाज में जो धार्मिक रूढ़ियां हैं जिसकी वजह से समाज बटा हुआ है ना, समाज में उसका ऋणात्मक प्रभाव जा रहा है, अमानवीय कृत्य किया जा रहा है, तो उस चीज को ना मानने के कारण वो बोलते हैं कि मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता, इसलिए उनको नास्तिक वाला जो है वो वहां पर विशेषण संज्ञा के रूप में उनको जो है बताया जाता है ना। तो कंटेक्स्ट अलग है उसका, ठीक है। तो शहीद दिवस देखेंगे हम, जीएस पेपर 1 का पार्ट है आपका। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं वैसे भी आईओआर रीजन में जो चाइना का एग्रेसिव राइज है उसके काउंटर के लिए हम मालाबार एक्सरसाइज में, एलएनजी वगैरह के लिए जो एनर्जी सिक्योरिटी देखते हैं आप, नेचुरल गैस वगैरह देखते हैं, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा जो है ये हमारे लिए सोर्स है। तो यहां पर जो है बायलैटरल रिलेशन की हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आईआर का पार्ट है। इसके बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट रिपोर्ट है, ये आपका, ये भी सेकंड पेपर का पार्ट है। और यहां पर डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, हम पहले सबसे ज्यादा जो है आयात करते थे कहां से, रशिया से, लेकिन अब रशिया को सरपास करके ऊपर चला गया फ्रांस। तो ये रिपोर्ट आई है कि कितना हम आयात कर रहे हैं, है ना, और किस तरीके से जो है रशिया को सरपास करके फ्रांस जा रहा है, और जो रशिया का सबसे बड़ा पार्टनर बनता जा रहा है वो चाइना बढ़ता जा रहा है। तो इसका कैसे इंपैक्ट पड़ेगा भारत के संदर्भ में, जियोपॉलिटिकल इशू है ये आपका, है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो उसको देखेंगे हम, ये सब बैलेंस ऑफ जो है आपका, बैलेंस ऑफ पावर जो आपका
शक्ति संतुलन जिसको बोलते हैं उसी से संदर्भित है। जीएस पेपर 2 है ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 है ना। इसके बारे में देखेंगे, सागरमाला प्रोजेक्ट भी देखा होगा आप लोगों ने, तो पोर्ट के संदर्भ में उसका किस तरीके से यूज किया जाए, प्रबंधन किया जाए, उससे संदर्भित है, इसको हम लोग यहां पर देखेंगे। अब पहले टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जो पहला हमारा टॉपिक है इसको डिटेल में देख रहे हैं हम। देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज देखते हैं, तो आप ना एक टेबल बना के इसको मेंटेन करिए कि जैसे प्रीलिम्स में आए तो हमने वहीं से देख लिया, और बिल्कुल की पॉइंट लिखना है कि क्या हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वहां पर, ये किस तरीके की है ना। अगर डिफेंस से है तो ये मैरी टाइम है कि एयर वाली है कि नेवी वाली है, ये देखने की जरूरत है। फिर हमको थोड़ा मैप में देखना है कि आखिर हम देखिए अगर हमारे राष्ट्र के प्रमुख, चाहे राष्ट्रपति हो, विदेश मंत्री हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, अगर कहीं पर भी जा रहे हैं तो वो आईआर में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहां पर क्या है, वहां पर डिप्लोमेटिक गेनिंग के लिए जाते हैं हम, है ना। जियोपॉलिटिक्स का पूरा वहां पर संदर्भ होता है। इन चीजों को हमको बिल्कुल सचेत रह के देखते चले हम। तो जो आईआर का पार्ट है ना उसमें 100% कवरेज होता है, कुछ भी हाथ से छूटता नहीं है। अब जैसे यूपीएससी में बना देता है कि हम डायस्पोरा सोच रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया से पूछेगा, उन्होंने उठा के वेस्ट एशिया पूछ लिया, है ना। तो अब ये देखने की जरूरत थी, ऑलमोस्ट पॉइंट सेम होते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि वहां पर कौन से रिसोर्सेस पाए जाते हैं, है ना, वहां पर किस तरीके की जो जॉब की डिमांड है ना, तो हम उस क्वेश्चन को खुद भी डील कर सकते हैं मेंस में। प्रीलिम्स के लिए तो सीधा सीधा फैक्चुअल हो जाता है ना। और एनालिटिकल भी एक आंख बना दिया अगर की सेंटेंस, तो आप उसको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो उसको रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। अब देखिए यहां पर देखना है किसके किसके बीच में, तो भैया सेशल्स। अब सेशल्स है कहां पर, तो आईओआर रीजन है ये आपका। तो भारतीय सेना और सेशल्स के बीच किस तरीके का है ये आपका, इंडियन आर्मी और वहां की जो डिफेंस फोर्स है उसके बीच, मतलब कैसी हो गई, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई। कौन सा नंबर की है, तो 9th है ना। अब ये कब से कब तक हुई, तो मार्च, याद रखिएगा लास्ट वीक है ये आपका। और ये जो है आपका बायएनियल ट्रेनिंग इवेंट है। कैसा, बायएनियल मतलब द्विवार्षिक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कब से स्टार्ट किया गया, तो 2001 से किया गया, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो सीधी बात है कि हमारा जो है सिक्योरिटी के प्रति जो है कंसर्न या चैलेंजेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं, है ना। तो उस संदर्भ में ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों देशों के लिए। अब यहां पर कितने दिन चली, 10 दिन चली, ये सब हमको नहीं याद करना है। अब मैक्सिमम चीजें आप देखेंगे तो जो स्किल्स है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो आपका बिहेवियर है दोनों सेनाओं का, उसमें क्या करना, इंटरेक्शन करना, आदान प्रदान करना, तो कुल मिला के वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग है ना। उसी में हम काम करते हैं, किस संदर्भ में, सिक्योरिटी के संदर्भ में। अब यहां पर ये किस तरीके का देश है, तो आइलैंड कंट्री है, ठीक है ना। कहां पर है, सोमाली जो आप सागर देख रहे हैं उसका जो ईस्टर्न एज है ना, इंडियन ओशियन में है ये आपका, ठीक है। वहां पर है 115, वहां पर आइलैंड है। ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं होती। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो बताइए जरा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो प्रमोट करना हमको जो द्विपक्षीय हमारे सैन्य संबंध है, ठीक है ना। उसके अंतर्गत स्किल को भी डेवलप करेंगे, हम इनहैंस करेंगे, अपने अनुभवों को साझा करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे दोनों आर्मीज के बीच में। इसके बाद शहीद दिवस की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर सुखदेव जी, भगत सिंह जी और राजगुरु जी को जो है सैंडर्स की जो हत्या की थी, है ना, और उसके बाद असेंबली में बम भी फेंका था उन्होंने। तो इन संदर्भों में जो है इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि ये क्या हुआ, एकदम से पूरा के पूरे राष्ट्रवाद की भावना जो है वो अपने चरम पर आती जा रही है। तो उनकी सत्ता उखड़ने का उनको डर था, इसलिए वो जल्द से जल्द जो है इनको जो है वो क्या करना चाहते थे, इनको जो है फांसी की सजा देना चाहते थे, और अंततः दे दिया इन्होंने। लेकिन ये हमारे वो नौजवान हैं जिन्होंने, मतलब आप सोच लीजिए 20s में ही, है ना, 20, 21 साल, 22 साल, 23 साल, कोई उम्र नहीं होती, हम लोग सोचना भी नहीं सीखते, तब तक इतना बड़ा इन्होंने निर्णय ले लिया कि हमारे जब तक हम शहीद नहीं होंगे तो लोगों में वो जो है भावना नहीं जाएगी, राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होगा, वो चरम पे नहीं जाएगा, तब तक सभी वर्ग एक जगह नहीं आएंगे। इसीलिए 1857 में हम हार गए थे। कारण क्या था, क्योंकि वहां पर सब अपने वैयक्तिक संदर्भों से लड़ रहे थे। तो एक ध्येय होना जरूरी था, राष्ट्रवाद की भावना जो है वो जागृत होना, सबको एकजुट करके और फिर राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आगे लाने के लिए इन्होंने ऐसा निर्णय लिया था। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूं कि जिस दिन इनको फांसी होने वाली थी भगत सिंह जी को, ये इतने स्टूडियस थे कि उस दिन भी वो बुक पढ़ रहे थे। तो जब बुक पढ़ रहे थे और उनको जब बुलाने के लिए आता है व्यक्ति कि चलिए आपकी फांसी का वक्त हो गया, तो वो जाते समय भी बुक में पेन बीच में लगा के गए, कि जैसे हम लोग लगा देते हैं, जैसे आप लोग भी पढ़ते होंगे कि बीच में हमको कोई काम आ गया तो हम वहां पर बीच में कोई चीज लगा देते हैं कि आएंगे तो हम डायरेक्टली वो पेन। तो उससे भी एक संदर्भ निकलता है कि कहीं ये आस्तिक तो नहीं थे। अब ये हमारे क्या है, ये एक सोच का विषय है, कंक्लूजन तो है नहीं यहां पर। लेकिन आप एक चीज समझिए कि जिस व्यक्ति को फांसी होने वाली है, जिसका जीवन खत्म होने वाला है, और वो नौजवान है, और उनकी आप मानसिक सुदृढ़ता देखिए। अगर हमें फीवर आ जाता है तो हम पढ़ना छोड़ देते हैं कि आज हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हमारा सर ठीक नहीं है, पेट में दर्द है, हम नहीं पढ़ेंगे। 100 बहाने ना काम करने के होते हैं और करने का सिर्फ एक। तो आप सोचिए कि उस एज में भी मानसिक सुदृढ़ता, कि हमको आधे घंटे 1 घंटे बाद फांसी होने जा रही है, और उनकी उत्सुकता देखिए कि वो किताब पढ़ रहे थे उस समय।
है ना। ये एक इंसिडेंट है, ये आप आंसर में यूज नहीं कर सकते, लेकिन उससे हम अपनी पर्सनालिटी को कुछ वहां पर उन्नयन कर सकते हैं, है ना, उसमें इनहैंसमेंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बताया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसी जो इनके फांसी का दिन है उनको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत भी ये के रूप में भी जो है विद्यमान थे। अब देखिए यहाँ पर इन स्वतंत्रता सेनानियों को भारत में जो है स्वतंत्रता सेनानियों को जो श्रद्धांजलि देने के लिए जनवरी 30 जो है ना, वो मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है ना, गांधी जी के संदर्भ में आप जानते होंगे। और ये 23 मार्च को मनाया जाता है। तो 23 मार्च जो शहीद दिवस है वो इनकी फांसी से रिलेटेड है, ये याद रखिए। और 30 जनवरी को बापू की, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में उसको मनाया जाता है। अब देखिए 23 मार्च 1931 को लाहौर में इनको फांसी दी गई थी। उनकी मृत्यु की जो वर्षगांठ को भी जो है शहीद उन्हीं की जो मृत्यु है उनकी एनिवर्सरी को, वर्षगांठ को जो है हम याद रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए कि कितनी जो है महान स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत इन सेनानियों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। क्योंकि आज तो मतलब घर घर में फूट दिखाई दे रही है। सोचिए कि उस एज में वो निकल के अपने माँ बाप, मतलब माता पिता भाई बहन सबको छोड़ के वो चले गए, देश के लिए शहीद हो गए, है ना। ये बहुत ही इमोशनल चीज भी है और बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी भी कहानी है। ऐसे लोगों को हमको वैसे भी पढ़ना चाहिए, है ना, उनसे हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। सिलेबस के बाहर की भी चीजें कभी कभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर सैचुरेशन आ जाता है वही चीज पढ़ते पढ़ते पढ़ते, है ना। अब यहां पर देखिए कि इसी दिन को मनाया जाता है, ये ठीक है। अब यहां पर अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहां पर शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है वहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उन्होंने उद्घाटन किया है, वो करेंगे, है ना, करेंगे उद्घाटन। अब इस गैलरी में क्या है, तो जो भी हमारे यहाँ क्रांतिकारी थे उनका जो योगदान था और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए जो उन्होंने सशस्त्र प्रतिरोध किया था उसके बारे में सारी जो चीजें होंगी वो वहां पर होंगी। ये क्यों होगा, ताकि लोग जान सके, उनको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। और ये क्या बताएगा कि जो भी वहां पर राजनीतिक बौद्धिक पृष्ठभूमि है ना, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम को गति दे रही थी, है ना, उसकी पृष्ठभूमि को वहां पर दर्शाया जाएगा, ठीक है ना। ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थे, उनकी आइडियोलॉजी वैसे थी, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो आप सुनते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन, अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो आर्मी थी उसकी जो आपकी स्थापना करते हैं भगत सिंह जी, है ना, जो फिरोज शाह कोटला जो मैदान है आपका दिल्ली का जो स्टेडियम है वहीं पर किया था उन्होंने 1928 में, ठीक है। अब एचआरए के बारे में डिटेल में बताइएगा। एस बाद में जुड़ गया, क्यों जुड़ गया ये एस, क्योंकि अब तक जो यूएसएसआर जो 1917 में जो रूस क्रांति होती है, रूसी क्रांति जिसको बोलते हैं, वो आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में प्रिवेल कर रही थी और कैपिटलिस्ट जो आपकी अप्रोच थी उसके बारे में लोगों का मोह भंग हो रहा था। क्यों, क्योंकि 1929 में जो जाके वैश्विक आर्थिक महामंदी आ जाती है और यहां पर रूस बहुत तेजी से गति कर रहा है ना, बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो लोग वहां पर जो है अट्रैक्ट हो रहे थे। क्यों, क्योंकि जो समाजवादी क्रांति है वो कहीं ना कहीं वंचित वर्गों से संदर्भित थी, है ना। तो उस समय शोषक और शोषित वर्ग, है ना, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट कि लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज जब हुआ था, तो उसके संदर्भ में जो वो आदेश दिया था लाठीचार्ज का, किसने दिया था, सैंडर्स ने। तो उनकी हत्या किसने की थी, तो यही HSRA के सदस्यों ने दी थी, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम भी फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। और समझिएगा कि ये जो बम फेंका गया था उसका कोई उद्देश्य ये नहीं था कि वहां पर बैठे लोगों पर किसी तरीके का जो है वो हमला करना चाहते, वो सिर्फ इसलिए कि हमारे पास हथियार नहीं थे, लोगों को बम बनाना नहीं आता था, तो उसके बारे में अवेयरनेस की किस तरीके से बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि हम अंग्रेजी शासन से इसीलिए तो हार रहे थे, अंग्रेजी प्रशासन से। आप चाहे 1757 देखिए, चाहे 1764 देखिए, चाहे 1857, पूरे भारत में देखिए, उनके पास एक कैसी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल ट्रेन्ड आर्मी थी, है ना, उनके पास हथियार था और हमारे पास वो चीजें नहीं थी। तो इसी के संदर्भ में वो अवेयरनेस के लिए उन्होंने ये बम फेंका था। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर तो इनका जो अंतिम संस्कार किया गया था वो सतलज नदी के किनारे किया गया था, है ना। अब यहां पर जो ये युवाओं के लिए प्रेरणा थी, ये सब ठीक है, ये कंटेक्चुअल चीज है। आज का आपका जो होमवर्क है वो 1885 से लेके 1947 तक का पूरा जो आइडियोलॉजी है, जैसे आप नरमपंथी देखेंगे, अब देखेंगे तो नरमपंथी क्यों आया, क्या रीजन था, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किस तरीके से मांग बढ़ती है धीरे धीरे, किस तरीके से डेवलपमेंट 1909, 1919, 1935 में होता है ना, किस तरीके से वहां पर नरमपंथी के प्रति जो है आक्रोश की भावना या उन पे अविश्वास की भावना जनरेट होती है लोगों के बीच में, तो गरमपंथी आ जाते हैं। फिर गांधीवादी चरण चालू हो जाता है 1915 में और उसी के पैरेलल क्रांतिवादी जो है राष्ट्रवाद भी चलता है, उधर समाजवादी भी धड़ा है वहां पर, है ना। तो इन सब चीजों को हमको देखना और अंतिम में सबको मिला देंगे तो आपका पूरा का पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो
वहां पर फिनिश हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और किसके लिए? मेंस के लिए और हमारे अपने इंटरव्यू के लिए भी। दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं आप। तो जो हमारी भारत की जो ऑस्ट्रेलिया के साथ स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और जो आपके सामुदायिक संबंध है, उसमें और ज्यादा जो है सुदृढ़ता लाने के लिए जो है वहां पर क्या किया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं। तो उनमें जो है क्या किया जा रहा है, कई सारे जो है इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, इसीलिए कि इसको और भी सुदृढ़ हमारे संबंधों को किया जा सके। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट हुई है, वर्चुअली जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमारे यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री जी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो स्कॉट मॉरिसन है, उन्होंने जो है वहां पर भाग लिया। अब पहला जो वर्चुअल समिट था ये जून 2020 में हुआ था। आप कोविड के दौरान देखेंगे तो मैक्सिमम जो समिट्स होती है वो वर्चुअली जो है वहां पर की जाती है, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया था, पहला जो आपका वर्चुअल शिखर सम्मेलन था। शिखर मतलब ये राष्ट्र प्रमुख वहां पर भाग लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है, जो हमारे बायलैटरल रिलेशन है उसको और ज्यादा व्यापक बनाना है ना, जो हमारा स्ट्रैटेजिक रिलेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, उसी पर जो है वहां पर चर्चा किया गया। आप सारे आंसर्स में इस तरीके की कीवर्ड्स को देखेंगे, ठीक है ना। अब ये जो आपकी हमारे रिलेशंस है, इसके लिए जो बैठक है वो सालाना आयोजित करने का फैसला लिया गया। यहां पर जो है एक एमओयू जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको समझौता ज्ञापन बोलते हैं, उसको भी साइन किया गया है ऑस्ट्रेलिया और काबिल के बीच। काबिल मतलब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो भी आपके खनिज का एक्सप्लोरेशन होता है ना, इसका उसका खनन, उसके लिए जो है उसको सक्षम बनाया जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भारत में दोनों देशों के जो नेता हैं, है ना, उन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड जो है इंडिया का और ऑस्ट्रेलियन पेंशन और फ्यूचर फंड जो है उसके अंतर्गत जो सॉवरेन फंड है उसके बीच कॉपरेशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वापस से चर्चा किया है। इसके बाद दोनों के बीच में जो एफटीए है, कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है, उन पर भी वहां पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक इसको मूर्त रूप नहीं मिला, लेकिन चर्चा चल रही है। इसके बाद दोनों देशों ने, मतलब दोनों देशों के जो नेता है, उन्होंने, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ जो हमारे मेजर जो जनरल हैं आर्मी के, रावत जी है ना, तो रावत जी इंडिया ऑस्ट्रेलिया यंग डिफेंस ऑफिसर्स एक्सचेंज जो प्रोग्राम है उसको भी अपना मूर्त रूप दिया है, अंतिम रूप दे दिया है। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी पे भी काम कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ प्रमोट किया जा रहा है कि अब कोऑपरेशन को और बढ़ाया जाए दोनों देशों के बीच में इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर यह भी डिसाइड किया गया है कि हमारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो पैसिफिक आइलैंड के रीजन में, है ना, और जो आईएसए वगैरह है और जो हमारा वहां पर सहयोग समझौता है, कोएलिशन है, डिजास्टर रिडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर भी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस को सारे डोमेन में बढ़ाते चले जाना है। अब यहां पर की फैक्ट्स देखेंगे दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल रिलेशन है, तो जो टोटल बायलैटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच में वो अप्रोक्सीमेटली 25 बिलियन यूएस डॉलर है ना। ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद जो डीटीएए है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मतलब मान लीजिए दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, तो भैया सोर्स कंट्री में भी टैक्स लग रहा है और डेस्टिनेशन कंट्री में, तो डबलिंग हो जाती, तो वहां पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिमोटिवेट होते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए इस तरीके का एग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजों को अपनाया जा रहा है, ठीक। इसके बाद यहां पर रुपे कार्ड ऑलरेडी जो है ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया जा चुका है। इसके बाद आप इंडो पैसिफिक रीजन में देखेंगे तो टेररिज्म हो गया आपका, है ना, जो आपका क्या हो गया, पायरेसी हो गई जिसको समुद्री डकैती बोलते हैं आप, नेचुरल डिजास्टर हो गया, है ना, स्ट्रैटेजिक जो आपका डोमेन हो गया, सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल जो थ्रेट है, इन सबको भी एड्रेस करने के लिए दोनों के बीच जो है संबंधों को और सुदृढ़ करने की बात की जा रही है और की गई है। इसके बाद दोनों का जो कॉमन विजन है दोनों देशों का, वो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। कुल मिला के ये है कि कानून विधि के अनुरूप वहां पर शासन। अब विधि क्या, अगर देश की बात करते हैं तो कोई संविधान होता है, और अगर पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स है ना, उस हिसाब से वहां पर डेवलपमेंट करना है कि भैया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भी वहां पर संदर्भित करना और विकास को भी वहां पर संदर्भित, और वो जो विकास का फल आएगा वो सभी के बीच जो है इक्विटेबल मैनर में वहां पर डिस्ट्रीब्यूट भी हो, है ना, सारे देशों के बीच में जो उनकी सोवरेनिटी है उनकी भी रक्षा करते हुए, ठीक है। और जो आपका चाइना का एग्रेसिव राइज है उसको भी काउंटर करना है। इसके बाद आप देखेंगे जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है उसका एक्टिव पार्टिसिपेंट, वो किसका एक्टिव पार्टिसिपेंट है, जो हमारे भारत देश के द्वारा जो पहल की गई है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, तो उसको भी स्टार्ट किया गया भारत के द्वारा, उसमें भी ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। इसके बाद यहां पर देखेंगे जो एक्सपेंशनिज्म है चाइना का, उसके काउंटर के रूप में जो है ऑस्ट्रेलिया हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। आप उसमें आप डायमेंशन देखेंगे डोमेन, तो डिफेंस पार्टनर के संदर्भ में भी है ना, ठीक है। तो ये भारत के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया शक्ति संतुलन के संदर्भ में। इसके बाद दोनों देशों के बीच में बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज भी है, उसका नाम क्या है, ऑस इंडेक्स, वो भी द्विवार्षिक
आधार पे मनाया जाता है। इसके बाद मालाबार जो नेवल एक्सरसाइज है, इसमें तो इन्होंने पार्टिसिपेशन किया ही है ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद अपन देखें अगर भारत देश के संदर्भ में, हमको ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। जो एनर्जी सिक्योरिटी है, तो हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में किस किस चीज का रिजर्व है। तो कोल का भी मेजर रिजर्व है वहां पर, यूरेनियम का भी, नेचुरल गैस का भी, एलएनजी की भी बात की जाती है। तो इसमें भारत के लिए ये आपका बहुत लाभप्रद साबित हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो एनएसजी ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया भारत को एक्सप्लिसिटली जो है सपोर्ट करता है। इसके बाद आप देखेंगे क्वाड ग्रुपिंग में दोनों की जो मेंबरशिप है, बिल्कुल ठीक है। यूएनएससी में जो भारत की जो मांग है कि हमको जो है स्थायी सदस्य बनाया जाए, परमानेंट मेंबरशिप दी जाए, उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया हमारा सपोर्ट करता है। इसके बाद डायस्पोरा देखें तो लगभग जो है 1 लाख से भी ज्यादा इंडियंस वहां पर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये लार्जेस्ट सोर्स है ना वहां पर स्किल्ड माइग्रेंट्स का, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। कहने का मतलब ये कि हमारे डायस्पोरा के एंगल से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें हम इसलिए बताते हैं कि किस तरीके से ये देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमारे संबंध और सुदृढ़ता की ओर अग्रसर है। अब इश्यूज और चैलेंजेस क्या है, तो पहली चीज ये है कि अभी भी आप देखेंगे तो जैसे ऑस्ट्रेलिया क्वाड में जो है वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, भारत भी कर रहा है। लेकिन आप इकोनॉमिक डिपेंडेंसी देखेंगे तो अभी भी चाइना पे बहुत अधिक मात्रा पे इनकी विद्यमान है। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखेंगे, है ना, तो जैसे भारत तो और अमेरिका के साथ भी ये सक्रिय रूप से जुड़ा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आज भी उसकी आर्थिक निर्भरता जो है अर्थव्यवस्था के आयाम पर देखें तो चीन पर बहुतायत संदर्भ में क्या है, निहित है। ये आपकी चैलेंजेस है। दूसरा ये कि दोनों देशों के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है, अभी तक जो है वो फाइनल उसको जो है रूप नहीं दिया गया है, अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उसके बाद हम जो डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहां पर प्रतिस्पर्धा भी है दोनों देशों के बीच में, तो हितों का परस्पर संघर्ष है वहां पर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो पार्ट बता रहे हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है कि दोनों देशों के सभी हितों का ख्याल रखते हुए अपने संबंधों को आगे बढ़ाना है और आईओआर रीजन में जो है शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए जो है दोनों को साथ चलने की आवश्यकता है। चाइना के जो आपके एग्रेसिव राइज है उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, उस पर जो है कि ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, और जो आईओआर रीजन है वहां पर किस तरीके से जो है ये शांति और सुरक्षा को स्थापित रखे और विकास को भी जो है वहां पर लगभग जो तरीके से जो है सतत रूप से बनाए रखे। इसके बाद जो है जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको भी अधिकाधिक रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कई सारे मुद्दे हैं, आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन, तो ऐसे जो जनरल इश्यूज है उनमें दोनों देशों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, वैसे भी कर ही रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट है, तो यहां पर रिपोर्ट आई है कि इंडिया की आर्म्स में डिपेंडेंसी अभी भी रशिया पे है लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है। अब जो आप देखेंगे और ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में फिर बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 5 ईयर्स में जो है हमारी डिपेंडेंसी जो है उस पर कम हुई है। किस डोमेन में बात कर रहे हैं हम लोग, आर्म्स के इंपोर्ट वगैरह के। तो रशिया जो है एक मोस्ट प्रेफर्ड सोर्स है भारत के लिए डिफेंस परचेस के लिए, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो 2000 से हमेशा शुरू से ही है, 2000 से आप देखेंगे, लेकिन इसका अपवाद 2021 है, ठीक है ना। वहां पर फ्रांस ने जो है रिप्लेस कर दिया है रशिया को, प्राइमरी सोर्स इंडिया का फ्रांस हो गया। अब यहां पर इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट की बात करें तो इसमें थोड़ा सा रिडक्शन देखा गया है, सिग्निफिकेंटली रिडक्शन देखा गया है लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। और इसमें जो है पहली बार इस तरीके का ड्रॉप देखा गया है रशिया के संदर्भ में कि 1991 से जब से एलपीजी लागू हुआ, ठीक है, तब से लगातार बढ़ रहा था, है ना, लगातार वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन ऐसी गिरावट ये इस पंचवर्षीय या लास्ट 5 ईयर से पहली बार है ना, 21 में पहली बार देखा गया, ऐसा समझिएगा। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि अभी भी इतने विचलन के बाद भी रशिया ने हमारी जो डिफेंस की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें लास्ट 5 ईयर्स में भी भारत की 46% रक्षा आवश्यकताओं को उसने उसकी पूर्ति किया है, ठीक है। अब देखिए रूस से जो आर्म्स के मुख्य इंपोर्टर है उनमें कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत है, चाइना है, इजिप्ट है, इराक है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, सीरिया है, अल्जीरिया है और वियतनाम है, ठीक है ना। 2017 से 21 की ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। अब इन देशों के बीच में भी देखें तो जो भारत और वियतनाम है वो 2012 से 16 के बीच में इन दोनों देशों में जो है रूस पर अपनी निर्भरता इन्होंने कम की है ना, बाकी देशों के संदर्भ में बाकी देशों ने जो है अपनी निर्भरता को बढ़ाया है। अब यहां पर देखेंगे कि 5 साल जो है, जो पिछली 5 साल की जो अवधि की बात कर रहे हैं, इससे भारत में शस्त्रों का जो टोटल आयात है वो 19,432 मिलियन यूएस डॉलर से गिर के कितनी हो गई, 15,356 मिलियन डॉलर, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि कम से कम 14 ऐसे देश हैं जो सोर्स है
मोर देन अपने 50% आर्म्स नीड की। किस पे डिपेंडेंट है वो, आपके किस पे डिपेंडेंसी है, रशिया पे है। 2012 से 16 और 17 से 21 का डेटा देखें अगर हम, तो भारत की जो डिपेंडेंसी थी रशिया में वो कम हुई है 22%, लेकिन वहीं पर चाइना की डिपेंडेंसी बढ़ी है और 28% हो गई है। ठीक है ना, मतलब चाइना का अगर डिपेंडेंसी उस पर बढ़ रही है रशिया पे, और अगर उनका भी संबंध ज्यादा सशक्त हो रहा, हमारे लिए वो भी प्रॉब्लम है ना। ठीक है, अब यहां पर देखा जा रहा है कि भारत 2014 से 18 के बीच में दुनिया में सबसे बड़ा दूसरा शस्त्रों का आयातक देश था, और वैश्विक शस्त्र व्यापार में लगभग 9.5 जो है वो क्या था, अकाउंट कर रहा था टोटल 100% में से 9.5% ग्लोबल आर्म ट्रेड का जो कौन था प्रतिशत जो गेन कर रहा था देश, वो भारत है आपका। ठीक है, अब रशिया से जो हमारा इंपोर्ट है किसके संदर्भ में, आर्म्स के संदर्भ में, तो ये बोला जा रहा है कि अब उसमें शार्पली जो है वो क्या देखा जाएगा, इंक्रीमेंट देखा जाएगा नेक्स्ट 5 इयर्स में, क्योंकि बहुत सारी डील है हमारी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं आपके, AK-203 असॉल्ट राइफल है, कैमोव 226T है ना, जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, उसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर है। तो इस तरीके की बहुत सारी डील है। तो अगले 5 वर्षों में जो है हमारी निर्भरता और बढ़ेगी। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 5 जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है 2014 से 18 के बीच में, वो यूएस है आपके आर्म्स के संदर्भ में, पहला, दूसरा रशिया, तीसरा फ्रांस, फिर उसके बाद जर्मनी है, और उसके बाद कौन है आपका, चाइना है। ठीक है ना, और ये जो है टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट का पूरे वर्ल्ड में जो वॉल्यूम देखें अगर हम, तो उसमें ये अकाउंट करते हैं 75%। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि चाइना भी जो है मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर के रूप में एमर्ज हुआ है, और इसने अपना शेयर लगातार बढ़ाया है 2.7%, जो आपका 2014 से 18 के बीच में हो गया है ना, जो कंपेयर किया जा रहा है 2009 से 13, तो वहां पर इंक्रीमेंट देखा गया 2.7%। यहां पर अगर देखा जाए कि उनके जो बिगेस्ट कस्टमर्स हैं डेस्टिनेशन कंट्रीज की, जो इंपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा चाइना से, तो वो आपका पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 में रख सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, और मैरीटाइम सिक्योरिटी वैसे भी हमारी जो है सुरक्षा से भी संदर्भित है आपका। ठीक है, तो 2008 का हमला देखेंगे आप, जो आपका ताज वाला था, तो वो कहां से हुआ था, आपका जो आपका सी वाला एरिया था वहां से। तो इस तरीके की चीजें तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है सुरक्षा के संदर्भ में। तो यहां पर जो गाइडलाइंस आई है 2021 की मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट के, उसके इंपॉर्टेंट डोमेन को हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पर देखेंगे। इसके जो मुख्य बिंदु है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो विनियमन किया जाएगा, ऑपरेशन को देखा जाएगा, प्लानिंग की जाएगी कि मेजर पोर्ट्स को किस तरीके से जो है वो क्या किया जाए, वहां पर मैनेजमेंट उसका किया जाए। ठीक है ना, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, इस तरीके से किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस वहां पर अपनाया जाए, उसी के लिए जो है क्या किया गया है, बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी की जो है स्थापना भी की गई है, और उसी में जो है इन संदर्भों को निहित भी रखा गया है। अब यहां पर डिसीजन मेकिंग के लिए इनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा अभी इंस्टीट्यूशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करना है, और उसी के द्वारा जो हमारे पोर्ट्स है उनको स्ट्रेंथन करना है, सशक्त करना है। और उसको किस तरीके से बनाना है, तो जो इंटरनेशनल क्वालिटी है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से हमारे जो पोर्ट्स है उनको वैश्विक स्तर का बनाना है, और वहां पर उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और जो बंदरगाह है वो स्वयं जो है निर्णय ले सके, डिसीजन मेकिंग जो है वो खुद कर सके, उस तरीके की अथॉरिटी जो है, उस तरीके के अधिकार उनको देना है। और ये जो है किस एक्ट का स्थान लेगा, तो जो 1963 का हमारा एक्ट था, पोर्ट ट्रस्ट जो एक्ट था, उसको वो रिप्लेस करेगा। ठीक है, और इसी के लिए प्रत्येक प्रमुख जो बंदरगाह है उसके लिए प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना की जाती है, जिसको बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी बोला जाता है ना। ठीक है, और ये बोर्ड करेगा क्या, बताइए जरा, ये बोर्ड करेगा क्या, तो जो बोर्ड 1963 के अधिनियम के तहत जो पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना की जाती थी, उसी की जगह इनकी स्थापना की जाएगी, किसकी, बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड की। अब ये जो अधिनियम है इसके मुख्य प्रभाव क्या होंगे, तो सीधी बात है, ये पहली चीज तो पोर्ट को एम्पावर्ड कर देगा, ताकि ये फिक्स कर सके स्केल को और रेट्स को, पोर्ट सर्विसेज को और एसेट्स को जो है वो इस तरीके से यूटिलाइज करे कि उसका मैक्सिमम जो है प्रोडक्टिविटी निकाला जा सके। इसके बाद PPP जो आपकी पार्टनरशिप है ना, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके द्वारा यहां पर जो है उचित रूप से, है ना, ऐसा समझिए वायबिलिटी जो है उसकी बढ़ाई जाएगी। तो कंसेशन वगैरह दिया जाएगा वहां पे टैरिफ्स वगैरह में, है ना, वहां पर फिक्स किया जाएगा टैरिफ्स को, ताकि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को वहां से अवेल कर सके। इसके बाद यहां पर जो बोर्ड है उनको जो है प्रोफेशनल इंडिपेंडेंसी भी दी गई है, मतलब इंडिपेंडेंट बनाया गया है वहां के मेंबर को, ताकि उनके अंदर इस तरीके की क्षमता रह सके कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, है ना, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को भी जो है मूर्त रूप, मूर्त आकार प्रदान कर सके। अब इसको सागरमाला
प्रोग्राम के साथ आप जोड़ के देखेंगे अगर, तो जो सागरमाला प्रोग्राम है उसका क्या संदर्भ है कि भैया जो हमारे यहाँ बंदरगाह है और जहां पर हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रहा है तो उनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए, उसी के अंतर्गत जो है बंदरगाह संपर्क परियोजना के अंतर्गत ये एक पिलर है, इंपॉर्टेंट आपका बेस है। इसके बाद आप देखेंगे कि इन परियोजनाओं को सड़क परिवहन और राजमार्ग जो आपका मंत्रालय है, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट आपके क्या है अथॉरिटीज है और जो अन्य राज्य की एजेंसियां हैं उनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। और भी जो स्टेप्स इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा पोर्ट मैनेजमेंट के लिए वो कौन कौन से हैं, तो पहला कंटेनर स्कैनर से बिल्कुल इजी पॉइंट है ये आपके। दूसरा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड सिस्टम लगाना है, किसके लिए, गेट ऑटोमेशन के लिए। इसके बाद सिंगल विंडो इंटरफेस बनाना है ना, ताकि फैसिलिटेट कर सके हम ट्रेड को, और इंटीग्रेटेड मैनर में जो है सी पोर्ट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम संभाल सके, किसके साथ, पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। तो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी वहां पर, ठीक है। अब यहां पर और रिव्यू भी जो है रियल टाइम कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा मैरी टाइम इंडिया विजन है 2030 का, तो उसमें हमारा टारगेट है कि 2030 तक जो कार्गो ट्रैफिक है हमारा वो 2570 मीट्रिक टन जो है एनुअली जो है हमारे टारगेट को पहुंचाना है। क्यों, क्योंकि आप बीजिंग वगैरह को देखेंगे, चाइना वगैरह को देखेंगे तो वहां की जो आपकी क्षमता है कार्गो की वो बहुत ज्यादा है। हमारे यहां आज भी जो फ्रेट का कॉरिडोर देखेंगे, जैसे हमारे यहां जो मालवाहक जो आयाम है वो सबसे ज्यादा रोड से होता है, फिर रेल से होता है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा इको फ्रेंडली और इन दोनों से ज्यादा इकोनॉमिक वायबिलिटी किसकी है, जो आपका जल वाला आयाम है ना। तो उसको भी हमको मोबिलाइज करना है, इसलिए जो है इस तरीके के लक्ष्यों को जो है हमने बनाया है और उसको प्राप्त करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा 2030 का एक और विजन है। कौन सा विजन है बताइए जरा, एक और विजन जो हमारा है वो विजन है कि जो INDC के लक्ष्य है उनको भी हमको क्या करना है, उनकी भी तो पूर्ति करनी है। इन सब चीजों को आप इंटीग्रेटेड मैनर में जो है वहां पर एम्बेडेड करके अपने आंसर को जो है और अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है उनके द्वारा ट्रिपल-P की पार्टनरशिप के अंतर्गत जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे और सार्वजनिक जो हमारी सरकार के प्लेयर्स होंगे, PSUs वगैरह, वो भी आएंगे। तो सार्वजनिक और निजी जो भागीदारी उसके अंतर्गत 95% क्षमता विस्तार की योजना को मूर्त रूप प्रदान किया जाना है, उसके लिए भी संभावनाएं वहां पर क्या है, विद्यमान है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा MCQ से रिलेटेड है, और पहला MCQ जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो आपका क्या है डे, मेट्रोलॉजिकल जो डे है, वैश्विक मौसम विज्ञान दिवस, उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये जो डे है हर वर्ष मनाया जाता है 23 मार्च को। उसके बाद बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इसकी जो फाउंडेशनल एनिवर्सरी है ना, स्थापना की जो वर्षगांठ है ना, ये दिन वो किसका स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना का। बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि इसका जो मुख्य विषय था इस वर्ष के अवलोकन का, वो अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन है। देखिए दो तरीके के मेजर होते हैं किसी भी समस्या से निपटने के लिए, पहला प्रिवेंटिव, दूसरा क्यूरेटिव। मतलब कोई समस्या आ गई उसके पहले हमारी क्या तैयारी थी, और अगर कोई समस्या हो गई हमको तो उसके बाद, मतलब ऐसा समझिए कि कोई रोग होने से पहले हमने वहां पर मेजर ले लिया, मतलब टीका लगवा लिया तो टेंशन खत्म। लेकिन एक ये भी होता है कि जब हमारी तबीयत खराब होगी तब हम मेडिसिन लेंगे। तो हमेशा जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो क्यूरेटिव मेजर पे क्या करते हैं, उनसे ज्यादा बेटर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसी को विषय को मेन बनाया गया है, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन को। तो ये भी ठीक है स्टेटमेंट। लास्ट जो स्टेटमेंट है हमारा यहां पर कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो डे है वो आपका कब से आयोजन इसका स्टार्ट किया गया था, तो 23 मार्च 1961 से। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट MCQ है आज का हमारा, यहां पर सेला सुरंग के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि गलत कौन सा विकल्प है ना। ऊपर वाला जो पहला MCQ था इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक थे, तो आंसर भी हो गया। दूसरा जो है इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये किसका पार्ट है, तो बालीपारा जो 4 दुआर तवांग रोड है, ठीक है ना, उसका ये पार्ट है। और ये जो चाइनीज जो बॉर्डर है हमारा, उसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक जो आपकी प्रोजेक्ट्स है उसमें से क्या है, उसी के पास ये उसी का हिस्सा है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है ना, सही है ये। दूसरा ये कि जो स्ट्रैटेजिक टनल है जो लोकेटेड है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बता रहे हैं, भौगोलिक अवस्थिति। तो दूसरा भी स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये कि ये इंश्योर करेगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके किसके बीच में, गुवाहाटी जो असम में है और अरुणाचल में जो तवांग है वहां पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी को ये इंश्योर करेगा। तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, है ना, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो ये लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल है जो 13,000 फीट पर
लोकेटेड है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलत पूछा जा रहा था। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहां पर विराम देंगे और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।